है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कर्नल गोपाल सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। गोपाल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। प्रेम कुमार जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत कर्नल साहब आपसे कर रहा हूं मैं कि स्थिति आप वर्तमान में कैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार रूस हमलावर है और जाहिर सी बात है अभी तक की जो जानकारी है कीव पर उन्होंने कब्जा कर लिया, सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया, रूस का झंडा फहराया जा रहा है, सैन्य ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है। क्या स्थिति आगे की आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो यूक्रेन ने सोचा था वो हुआ नहीं। जो नाटो देश चाहते थे वो यूक्रेन ने किया नहीं, और वो हो नहीं सकता भी था। बिल्कुल। और जिस प्रकार से रशिया ने अपना प्लान किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, उस प्लानिंग के मुताबिक वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देते हुए यदि वो चल रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। ये युद्ध नहीं होना था यदि रशिया और यूक्रेन आपस में बात करके वो दोनों सुलझा लेते, लेकिन वो बात हुई नहीं। पर वो नाटो में किसी भी तरीके से यूक्रेन को जाना नहीं देना चाहता रशिया। अभी आपने ये कई बार आती है कि विश्व युद्ध होने की संभावना, ये संभावना, वो संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में यदि हम देखें तो रशिया ने अपना तकरीबन फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट कर चुका है। राजेश जी, क्या लगता है, सीसीएस की बैठक में फैसले भी लिए गए कि पहले रूट के जरिए उनको पड़ोसी देशों तक पहुंचाया जाएगा, फिर पड़ोसी देशों से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है फिलहाल वहां से फिर उनको फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। इसमें थोड़ी देरी हुई है। क्या लगता है आपको कि यूक्रेन में ये स्थिति बन गई थी? हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि वहां से लोग जो है निकलना शुरू कर दें। तो क्या देखें, इसे किस तरीके समझें? चिंता की बात ये है इसमें कि जब ये यूक्रेन का विवाद कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन के अंदर नहीं हुआ है, कितने दिनों से चल रहा था। लगातार इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे थे कि रशिया हमला करेगा जी। नाटो वाले अपने स्टेटमेंट बार बार दे रहे थे। दुर्भाग्य की बात है, आज सारे पेरेंट्स सरकार को कोस रहे हैं कि हमें बच्चों को कैसे भी निकालो। ठीक है, सरकार तो जिम्मेदारी है, सीसीएस ने अपना काम किया, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी थी जब सारी फ्लाइट चालू थी, जब सारे साधन चालू थे, रोड जो रूट है वो भी तैयार थे, रेल रूट भी सब चालू थे दूसरे देशों में आने के लिए जी। तो उस समय इन्होंने पता नहीं क्या लालच था, भारत के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, लगभग 18,000 थे, अब 16,000 रह गए हैं। और वो लगातार वो अब क्या ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाओ। सरकार पे प्रेशर बनाने के कारण मसूद अजहर छूटा था, जब आपको ध्यान होगा, जब अपना प्लेन हाईजैक हुआ था। सरकार को हर चीज सरकार पे जिम्मेदारी पे हम चलते हैं, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि बच्चे हमारे थे, बच्चे अपने थे, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप पहले ही बुला लेते हैं उनको। आपको इतना अगर 1-2 महीने की पढ़ाई छूट भी जाती तो चल जाता, लेकिन आज अगर वहां पे कोई बम फट गया, भगवान न करे कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार उनके पेरेंट्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नाटो ने भी, देखिए, अमेरिका ने ये पहली बार किसी को धोखा नहीं दिया है जी। अमेरिका का अपना एक चरित्र है अमेरिका का, इसी कारण से भारत अमेरिका को उतनी ही दूर रखता है जितनी उसकी जरूरत है। चाहे कितना भी कुछ कारण हो जाए, अमेरिका कितना भी पास आना चाहे, लेकिन उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। और जिस देश ने अमेरिका का साथ दिया, जिसने उसको अपने यहाँ बना दिया, उस देश को उन्हें बर्बाद कर दिया। ओके राजेश जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। गौरी के पिता हमारे साथ सतीश चंद्र एक बार फिर से फोन लाइन पे जुड़ गए, मथुरा से हैं वो, और यूक्रेन में गौरी फंसी हुई हैं। सतीश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। सतीश जी, किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल आपको हो रही हैं? क्या बातचीत हो पाई गौरी से आपकी यूक्रेन से निकलने के लिए? क्या व्यवस्था, क्या नजर आ रहा है सतीश सर? ये समझो रात भर नहीं सो पाए सर, और पर्दे को परेशान तो दुनिया का कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के लिए परेशान ना होगा। बिल्कुल। और देश के तो मेरी अकेली बेटी थोड़ी है सर, मेरे ही बेटे हैं वो, और मेरे देश के बेटे हैं। तो क्या कोई मदद की स्थिति वहां बन रही है क्या? किसी से बातचीत आपने की है? क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर लगातार हम भी चला रहे हैं। नहीं जी, नहीं सर, ऐसा मैंने बेटी से ही बात की थी, आज भी की थी, तो डेली टच में हूँ बेटी के। सर कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी सर, जो कह रही है पापा टेंशन मत लो, सब मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है, ना बच्चे सब सुरक्षित हैं और सरकार की भी जिम्मेदारी है सर। ओके, ठीक है, यानी कि आप आश्वस्त हैं, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है, और अगर आना होगा तो उसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। सतीश जी, सर यही उम्मीद है सर।
सरकार से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर आपका जुड़ने के लिए सतीश जी। राजेश जी अपनी बात पूरी करें आप। सतीश जी ने भी हालांकि कह ही दिया कि इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। जी देखिए, आपको बताएं, चाहे यमन में आपको ध्यान हो, यमन में जब अचानक वो युद्ध अचानक हुआ था, मान रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें समय नहीं मिल पाया था। लेकिन आप देखिए जनरल वीके सिंह जो अपने सेनाध्यक्ष थे फिर बाद में सांसद बने, और उन्होंने किस तरह से, शायद विदेश राज्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से उसको टैकल किया। वो गए और सारे अपने नागरिकों को वहां से निकाल के लाए। तो सरकार तो देखिए, इस सरकार से तो पूरी उम्मीद सतीश जी को भी होनी चाहिए। गौरी जैसे सतीश जी की बेटी है, वैसे अपनी भी बेटी है ना, और वो पूरे देश की बेटी है, और सारे बच्चे सबके बेटी बेटे हैं। लेकिन बस ये है जो सीसीएस की बैठक में जो बहुत सारे जो वो फैसले हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये था कि किसी भी कीमत पर अपना एक भी भारतीय जो है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी हमें दिख रही है। मतलब देखिए, चाहे केदारनाथ हादसे के समय, यमन के समय जो लोगों को एवैक्यूएट किया था, तो और जो लार्जेस्ट एवैक्यूएशन सिर्फ अपने देश के बच्चे और अपने देश के लोग नहीं, उन्होंने कई देशों के लोगों को अपने बाहर निकाला था वहां से। तो इसलिए अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर, हालांकि अभी सतीश जी ने बात मना कर दिया कि क्योंकि वहां से भी उनको यही रिवर्ट मिला, गौरी ने भी उनको आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर और हम भी कई ऐसी चीजें चला रहे हैं जो सामने आ रही है कि पैनिक भी है, सिचुएशन पैनिक भी है, बंकरों में बच्चों को रुकना पड़ रहा है। जब देखिए, पैनिक होना इसलिए तय है कि आपके 4 किलोमीटर दूर एक रात में बड़ा सा बम गिरता है और उससे 500 मीटर ऊंची लपटें निकलती हैं, तो वो कई किलोमीटर तक दिखती हैं। तो पैनिक तो होना तय है। वो बम 4 किलोमीटर इस तरफ गिर जाए तो इधर स्वाहा हो जाए, जो उस तरफ तबाही हुई है वो इस तरफ हो जाए, और फिर कुछ क्या सिविलियन इलाकों में भी बम आए हैं। तो इसलिए पैनिक होना तय है। लेकिन आप ये मान के चलिए, हमें ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदार है, और कैसे भी, और जो 25 मिनट अगर एक राष्ट्रपति, जो अटैकर राष्ट्रपति, खतरा तो अटैकर से है ना, खतरा यूक्रेन से तो नहीं है, तो अटैकर को एक चीज शुद्ध हिंदी में बताई होगी अपने प्रधानमंत्री ने कि भाई हमारा एक भी भारतीय को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात तो हमें पक्का लगता है, एक बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि हाँ, अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका ने जिस देश में भी अपना झंडे गाड़े हैं, जिस देश में भी अपना कैंपिंग की है, उस देश को बर्बाद कर दिया है। और वही यूक्रेन के साथ हुआ। आप देखिए, एक बुंदेलखंड की कहावत है कि कुवत नहीं है तो फिर मतलब उसका मतलब ये होता है कि हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आपको रशिया जैसी महाशक्ति से टकराने की जरूरत क्या थी? आपको अगर शायद बैकग्राउंड मालूम होगा आपको तो, कि इनकी कोई लड़ाई नहीं थी। रशिया की बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यूक्रेन में थे। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उस समय ये बात हुई थी कि रशिया उनका इस्तेमाल करता रहेगा और उसका हिस्सा इनको मिलता रहेगा। लेकिन ये पता नहीं किस घमंड में नाटो के और किस उसमें आ गए कि इन्होंने जो हमारे अपने देश के साथ, जैसा कर्नल साहब ने कहा सही है, हर बार भारत के साथ धोखा किया है इन्होंने, और इन्होंने अपने पितृ देश रशिया है उसका सपोर्ट रखते तो आप कितने मजबूत रहते। आप मत जाओ उसकी संप्रभुता अपनी अलग बनाए रखो, लेकिन कम से कम उसकी बात तो मानते रहते हैं। और आपने इतनी बड़ी महाशक्ति से दुश्मनी भी ले ली, और किसके भरोसे? एक ऐसे देश के भरोसे जो किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ बर्बादी कराता है। तो ये एक चिंता की बात है, और ये चीज यूक्रेन से हर देश को सीखना चाहिए। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे भी अगर कोई देश होगा तो वो अमेरिका ही होगा, ये मान के चलिएगा। ठीक, हालांकि पाकिस्तान तो मिलने तक पुतिन के सामने चले गए, वो अलग। हालांकि पहले की मीटिंग का वो पूरी स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप जो फिलहाल यूक्रेन में हो रहा है, रूस कर रहा है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको देखें तो कि मदद नहीं करना चाहता और करना भी चाहता है, बायलैटरल रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है? देखिए, पहली बात तो हम वहाँ फंसे हुए छात्रों से ही शुरू करना चाहते हैं। वहाँ जो स्थिति है, आज अभी भी बीबीसी की रिपोर्ट आप देखिए, वहाँ जो छात्र फंसे हुए हैं उनका कहना है कि उनके पास में खाने के लिए अब चावल गेहूं नहीं मिल रहे हैं बाजार में, हम मैगी और बिस्किट लेकर के बैठे हुए। ये छात्रों का एक समूह है। हम नहीं कहते कि यही स्थिति सारे छात्रों पर होगी, लेकिन एक स्थिति जो सामने है उसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो छात्र मुश्किल में है, वो भी दो दिन 3 दिन तक का ही मैगी बिस्कुट है, तो इनको निकालने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि भारत सरकार का कोई दोष ही नहीं है, सारा दोष जो गार्जियन का है, ये इसलिए गलत है क्योंकि पिछले दौर में जो समय था उस दौरान आप देखिए 30,000 छात्रों को लाना था, 10,000 के करीब आए, 20,000 फंसे हुए हैं।
तो इसमें आप टिकट से 1.5 लाख रुपए का टिकट 35-40 हजार का टिकट का दाम बढ़ के 1.5 लाख रुपए कर लिए। आपने जो क्या पैसा कमाने प्रायोरिटी था, आज बोलते हम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम छात्रों को बचाना चाहते हैं। अरे आप वही कीमत छोड़ देते, फ्री में उठा के ले आते छात्रों को, ये करने की जरूरत नहीं। वो सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया है प्रेम कुमार जी, सीसीएस की बैठक में यही फैसला लिया गया है कि बिना किसी खर्च के ऑपरेशन चलाया गया है और उनको लेकर आया जाएगा। एडवाइजरी जारी करने के बाद हरकत में सरकार को आना चाहिए, प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ढिलाई जैसी बनी रही। लेकिन युद्ध की बात अगर करें, जब तक एडवाइजरी जारी नहीं थी तब तक ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप तो छोटी छोटी बातें देखिए, जब कोई दंगे की स्थिति होती थी, आजकल तो काफी समय से दंगे नहीं हो रहे हैं, तो जैसे मुहर्रम आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, तो हमको दशहरा आने वाला है, तो पहले से आइडिया रहता था, तो 1-1.5 महीने पहले से वो प्लानिंग हर पॉपुलेशन अपने अपने हिसाब से कर लेती थी कि कहाँ पे क्या। तो आप बताइए, ये तो इतना बड़ा मामला था, रूस जैसा एक देश हमला करने वाला है और एडवाइजरी जारी बार बार हो रही है, और एडवाइजरी जो है उन विश्वविद्यालयों को भी गई हैं। अभी हमने आपसे बात करते करते नेट पे चेक किया, उन विश्वविद्यालयों को गई जहाँ जहाँ लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, नहीं इससे बड़ी बात ये है, ये जो फ्लाइट्स महंगी हुई हैं, ये तो पिछले 8-10 दिन में महंगी हुई हैं। हाँ। उससे पहले आपके पास मौका था। पेरेंट्स क्या होता है आपको बताएं, पेरेंट्स ये सोच रहे, पेरेंट्स तो देखिए माँ बाप से, जैसे सतीश जी का जो दर्द है ना, वो ना प्रेम कुमार जी समझ सकते हैं, ना कर्नल साहब समझ सकते हैं, ना आप और ना हम। बिल्कुल। जो सतीश कुमार जी का जो दर्द, लेकिन वो दर्द उनसे बातचीत हमारी हुई तो वो कह रहे हैं कि हम कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ये तक जिक्र कर रहे हैं, हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाए, क्योंकि यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बात और बतानी थी आपको, यूक्रेन वगैरह जो मेडिकल करने जो भी लोग जाते हैं, जैसे ओडिशा में बहुत सारे इंदौर के बच्चे भी है, भोपाल के बच्चे हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारे यहाँ जो मेडिकल में जो फीस लग रही है उससे ज्यादा फीस लगती है, बस वहाँ कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होते हैं वहां पे। अच्छा, और वो जो उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे जो कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अच्छे नहीं निकले, पर अब उनको अपनी गद्दी सौंपनी है उनको, तो वो यूक्रेन भेज देते हैं, रशिया भेज देते हैं मेडिकल करने के लिए, और इतने इतने पैसे वहां खर्च करते हैं। तो उसमें ये 70,000 80,000 का टिकट हो गया, 1.5 लाख का, ये इनके लिए सेकेंडरी चीज है। प्रेम कुमार जी ने इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि वो जो इतना खर्चा कर रहे हैं वो लोग, 25-30 लाख 1-2 करोड़ रुपए तक उसको फीस में खर्चा कर रहे हैं, बाकी रहने खाने पीने का अलग खर्चा है। जी। तो उसमें ये 1.5 लाख उनके लिए, और देखिए जान से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। जब भी आज आप देखिए ट्रेन, कभी आपकी कभी ट्रेन फंसी हो अगर, एक बार हम लोग, बहुत पुरानी बात है, ट्रेन हमको पानी, 1 गिलास पानी आज से करीब 25 साल पहले 1 गिलास पानी जो है हमको 10 रुपए का मिला था, हमने पिया। क्योंकि क्या होता है, देखिए जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उस समय, लेकिन फिर हम आपको कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी जितनी थी सरकार ने की, इतने पेरेंट्स सेंसिटिव नहीं थे, इस बात का दुख है। एज ए पेरेंट हमें तो दुख है इस बात का कि उन्होंने समय पे एक्शन नहीं ली। ओके, ठीक है राजेश जी, मैं लौट रहा हूं आपकी बात के बाद। एक बार फिर से स्वागत है दमदार बहस में। आप जिक्र दरअसल यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर, जंग को लेकर कर रहे हैं, और ऐसे में भारतीय नागरिक, हमारे जो छात्र हैं वो अगर फंसे हुए हैं तो उसको निकालने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, उस पर भी विचार विमर्श और चर्चा लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हालांकि हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, राजेश जौहरी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार जी हालांकि हमारे साथ अभी उनसे संपर्क हमारा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो बहुत अहम भी हैं, और सबके बीच में ये भी जरूरी है जो बात कर्नल साहब ने कही, गोपाल सिंह ने कही। गोपाल सिंह जी, क्या भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से क्लियर है, ये मान लें, क्योंकि शुरुआत में ऐसी स्थितियां बन रही थी कि रूस के साथ भी नहीं और यूक्रेन के साथ भी नहीं, और आप ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि शांति के साथ सब कुछ संभव है, सुलझाया जा सकता है सारा मसला बैठकर बातचीत कर। लेकिन अब यह स्थिति है कि यह साफ हो गया कि रूस के साथ भारत खड़ा है, यूक्रेन के साथ नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत रशिया के साथ में खड़ा है या नाटो के साथ में खड़ा है या यूक्रेन के साथ में खड़ा है। भारत यानी रशिया के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ में भी भारत के उसमें संबंध अच्छे हैं। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये कहना कि भाई भारत रशिया के साथ में खड़ा है, यूक्रेन के साथ में नहीं। भारत चाहता है कि लड़ाई जो है, कोई भी मसला लड़ाई से नहीं सॉल्व होता। बैठ करके आप बात करिए, यानी एक अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर भारत की जो छवि इस वक्त है, उस छवि को भारत अपनी बनाए हुए रखेगा और इस मसले को सॉल्व कराने के लिए दोनों को ही सलाह देगा। वो पुतिन को भी उन्होंने उसी प्रकार से सलाह दी है कि आप जो है हमारे बच्चों को आने दीजिए, निकलने दीजिए, जब सेफ कॉरिडोर हो सकती है तो सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करिए, या फिर नहीं हम दूसरे रास्ते से उधर से लेके आते हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, अपने इस मसले को लड़ाई से ना सॉल्व करके बैठ करके सॉल्व करने की कोशिश करिए जी। लेकिन ये कहना कि भारत उसके साथ में खड़े, मैं इसके शायद पक्ष में नहीं हूं, ना ही शायद भारत ऐसा करेगा। ठीक नहीं, लेकिन जो जिक्र आपने किया कि यूक्रेन मदद मांगने की दिशा में आगे बढ़ा और ये तक कह दिया कि दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को देखा जाता है कि विश्व शक्ति के रूप में वो आगे लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। यूक्रेन मदद की बात कर रहा था या फिर बीच में सुलह कराने का जिक्र कर रहा था, लेकिन अब एक स्थिति ऐसी भी है जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान को हथियार देने वाला यूक्रेन, 1998 का भी आपने जिक्र कर दिया, यूएनओ में कश्मीर को लेकर वोट न देने का भी एक स्थिति है। तो ऐसी ही सारी चीजों को समझा जाए तो फिर यूक्रेन के साथ खड़ा कैसे हुआ जाए? देखिए यानी ये सारी बातें तो हैं ही। यूक्रेन रशिया का अभिन्न अंग था जब यूएसएसआर था, उसमें से कई देश निकल के चले गए और वो जब निकल के गए तो बाकी देश तो नाटो में ज्वाइन कर गए, लेकिन यूक्रेन ने ज्वाइन नहीं किया। और यूक्रेन जो है, यदि देखा जाए उनका सामरिक स्थिति से और उसके अलावा उनके रिसोर्सेज से और एग्रीकल्चर से, यानी एक प्रभुत्व देश है जी, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में। और रशिया किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए। ठीक। और ये पिछले 14-15 साल से बातें चल रही थी, ये चल रही हैं, लेकिन उसके यूक्रेन के दिमाग में बात नहीं बैठी। यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे 900 यानी जब 9th सेंचुरी से लेकर के अब तक जी, यानी ये हर तरीके से रशिया के साथ में या यूएसएसआर के साथ में रहा। यूएसएसआर के सारे लोग जो यूएसएसआर के ही हैं जी। जब अलग जो राष्ट्र बन गया तो उसका मतलब ये नहीं कि यानी जो एफिनिटी है, जो कल्चर है, जो रहने की और सब तरह की जो माहौल है, उसको एकदम बदला किया जाए। देश तो बनते हैं, पाकिस्तान हुआ, कल्चर तो हमारे पाकिस्तान के साथ में उसी तरीके से है, लेकिन मानसिक मतभेद या बॉर्डर के डिस्प्यूट की वजह से या वो जिस तरह का आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम कब तक इसको सहन करते रहेंगे? वही हालत जो है रशिया और इसके साथ में। मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा कि जब नॉर्थ कोरिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा रहा था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस स्थिति में चाइना ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया कि भाई इस मसले को सॉल्व कराइए। और सिंगापुर में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उसको यानी संभाला और वो मामला वहां खत्म हुआ। तो भारत इस स्थिति में आज है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कराया जा सके, और यही मुहिम हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने करी भी है। और क्योंकि रूस और अमेरिका पहले बहुत बड़े राइवल रहे हैं, फिर कोल्ड वॉर रहा, उसके बीच में भी काफी इनके बीच में। लेकिन गोपाल सिंह जी, अभी जो बात प्रेम कुमार जी कर रहे थे कि विदेश नीति में थोड़ा समस्या रही हो या अपने छात्रों को भारत लाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने डिले कर दिया, एडवाइजरी जारी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद बच्चे आए नहीं। 4000 लौटे हैं, 16000 बाकी है। मैं यहाँ इसके ऊपर भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं राजेश जी से सहमत भी हूँ, और सरकार ने जो एक्शन लिया है, जब मैं कल सरकार इसमें होता, देखिए वहां पर जो बच्चे कह रहे हैं, दो चार बच्चे जो नजदीक हैं कीव और यानी ईस्टर्न साइड में हैं, उनको परेशानी ज्यादा है। वेस्टर्न साइड में तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है। वेस्टर्न साइड में तो बिल्कुल, वहां पर कॉलेज के अंदर जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस से यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को छोड़ा नहीं। अब गलती यहाँ सरकार की है या बच्चों की है या पेरेंट्स की है या कॉलेज की है? किसके ऊपर ये डाला जाए कि भाई सरकार बोले कि तुम भाग के आ जाओ? जो बात प्रेम कुमार जी ने कही कि एडवाइजरी जारी हो गई और उसके बावजूद भी उनको नहीं वापस लाया गया, तो इसमें कितना, क्योंकि ये 13 या 14 तारीख को शायद मुझे लगता है जो जानकारी है वो जारी की गई,
फरवरी, और उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई कि आज 25 तारीख हो चुकी है, अभी तक बच्चे कई लौटे नहीं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से भारतीयों का रेस्क्यू शुरू हुआ। रोमानिया और हंगरी के रास्ते से यह रेस्क्यू हो रहा है, जैसा कि जिक्र सीसीएस बैठक में हुई। भारतीयों को लाने का खर्च सरकार उठाएगी, सीसीएस की बैठक में यह जिक्र हुआ था। और वही बातें, रोमानिया और हंगरी के रास्ते से रेस्क्यू इनका किया जा रहा है। ठीक, यानी कि सरकार ने अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया और रेस्क्यू शुरू हो चुका है वहां पर। अपनी बात रख दें आप कर्नल साहब, उसके बाद मैं आ रहा जी आपके पास। भारतीय सरकार की जो एक्शन लिया है उसका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और हम आश्वासन भी देते हैं। मैं एक फौजी होने के नाते, क्योंकि हम लड़ाई में भी रहे हैं तो, और अभी निवर्तमान होने के बावजूद भी हम भारतीय सैनिक, पूर्व सैनिक हैं और हमारे बच्चे भी विदेश में हैं। पहले भी आपने देखा होगा यमन के अंदर से हम एक्सीडेंट करके लेकर के आए, अफगानिस्तान में भी हमारे लोग थे उनको, और यहाँ तक न केवल हम अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, अपने नागरिकों को लेके आते हैं, बाकी देशों के लिए भी हम मदद करने में सक्षम हैं, रहे हैं। चाहे केदारनाथ वाली घटना ले लीजिए, यहाँ तक कि अब जब चाइना ने ये वायरस फैला था तो चाइना से, वहां से लेकर के हमारे देश के यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला जो भी है उसको लेकर के आइए, उनको सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करिए। तो हमारी सरकार या हमारे भारतीय अपने किसी भी नागरिक के लिए पक्ष में हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त उनकी मदद की है और हर वक्त उसको किसी भी विषम परिस्थिति से उसको सुलझा करके लेकर के आए हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे परिवारीजनों को, अपने भारतवासियों को, कि भारत के जो आज का नेतृत्व है या भारतवासी हैं, एक दूसरे की मदद करके वो पूरा कार्रवाई करेंगे। कल शाम को ही था कि पोलैंड में ऑलरेडी उन्होंने बना दिया था, आपके देखिए उनके राजनयिक यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा कि हमने कैंप बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब बार बार मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो लोग यहाँ कहते थे कि मोदी जी कहाँ जाते हैं, हवाई जहाज में कूद रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आज पता चल रहा है कि नहीं कि हालांकि प्रेम कुमार जी इस बात को लेकर थोड़ा सा खफा हो गए, नाराज हो गए और शायद चले भी गए वापस, वो आना जुड़ना नहीं चाहते, एडवाइजरी को लेकर नाराजगी थी। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना तो राजेश जी कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। ठीक, और खास तौर से मैं तो यानी फौजी होने के नाते राजनीति से कोई मेरा लेना देना नहीं। बिल्कुल राजेश जी, इससे एक आखिरी कमेंट में ले लेता हूं इस बीच। राजेश जी, क्या लगता है, प्रेम कुमार जी ने हालांकि अपनी बात कह दी और उसका सवाल का जवाब वो सुनना चाहते नहीं और वो चले गए, लेकिन हैरानी है कि अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अगर सरकार कदम उठा रही है तो उसमें भी डिले हो गया, टाइम में थोड़ा सा गैप आ गया, एडवाइजरी जारी हुई, 10 दिन बीत गए, बच्चे लौटे नहीं हैं, ये उनको चिंता है। हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम 2013 में भी उत्तराखंड में फंस गए थे जब ट्रेजेडी हुई थी, और अभी आखिरी ट्रेजेडी जो हुई, दोनों में फंसे थे। 2013 में 4 दिन पैदल चल के हम उस सड़क तक पहुंचे हैं और सड़क टूटी हुई थी, बहुत समस्याएं थी उस समय, और ना खाने पीने का इंतजाम था ना कुछ था। और अभी जो आखिरी जो ट्रेजेडी हुई जब उत्तराखंड की केदारनाथ वाली, उसमें 4 घंटे में मदद पहुंच गई थी। तो आप गवर्नमेंट देखिए, अगर हम देखिए, ना तो कर्नल साहब कोई पॉलिटिकल आदमी है ना तो हम पॉलिटिकल आदमी, हम एक बड़े अखबार के लिए काम करते हैं और पूरे तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, पर सच बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। और अगर कहीं 2013 में गड़बड़ हुई है, किस तरह से लाशों का सौदा हुआ है, क्या क्या स्थितियां बनी, तो वही यमन में जब जनरल वीके सिंह गए थे, वो आपने वीडियो देखे होंगे, वो फोटो देखे होंगे, क्या उस आदमी को अपनी जान की चिंता नहीं है? यमन तो खतरनाक जगह है, वहां तो आतंकवाद था, यहाँ तो 2 देशों की लड़ाई है, वहां पे मिलिटेंसी थी, वहां पे आतंकवाद था, वो भी कौन सा वाला आतंकवाद, आप समझ सकते हैं सब लोग। तो उस आतंकवाद में से अपने लोगों को निकाला, दूसरे देशों के लोगों को निकाल के लाए। इसलिए एडवाइजरी जारी, देखिए एडवाइजरी जारी होती है कि आप 2 गज की दूरी रखो, और आप नहीं रखोगे तो इसमें गलती क्या सरकार की हो जाएगी कि आप पास भी आपको होने नहीं दे, डंडा लेके दूर करें। तो देखिए, आप सेंसिबल लोग हैं। अधिकतर जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनके पिताजी डॉक्टर होते हैं ऑलरेडी, तभी वो भेजते हैं वहां पर। जी, या फिर कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि इतने पैसे कोई मामूली आदमी नहीं खर्च कर सकता। अगर आप उसके बाद अंग्रेजी में एडवाइजरी, हिंदी में एडवाइजरी वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और आपके बच्चे बाहर हैं, तो आपको तो लगातार न्यूज सुननी चाहिए, लगातार उस पर नजर रखनी चाहिए। तो वो कुल मिला के ये है कि हर चीज, हर बात की उम्मीद हम सिर्फ सरकार से नहीं करनी चाहिए। हमारे जितने अगर 7 फंडामेंटल राइट्स हैं तो ड्यूटीज उससे ज्यादा हैं।
अपनी बिल्कुल। ड्यूटीज के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, एक बात ये है, छोटी छोटी 2-3 पॉइंट थे हाँ। कि देखिए पूरी दुनिया के मार्केट गिर रहे हैं, दुनिया के हर वाकई। अपने मार्केट पे भी असर आया, लेकिन रशिया का मार्केट बहुत ऊपर चला गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है इस हमले की। दूसरी बात है कि जो गैरी कास्पारोव थे, जो चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिनके मुकाबले का प्लेयर आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, उन्होंने अपने ही देश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इनको हमला नहीं करना चाहिए था यूक्रेन पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है इस दौरान जो कुछ अभी चल रहा है। फिर एक बहुत जो चैंपियंस लीग जो रशिया में होनी थी सेंट पीटर्सबर्ग में, वो फ्रांस उससे नाराज हो गया चूंकि नेटो के कारण, और उन्होंने उसको हटा के पेरिस में कर दिया। चाइना ने ब्रिटेन ने नाटो के कारण ही अपने यहाँ पर अपने एयर स्पेस में रशियन एयरप्लेन्स को आने से मना किया। गुस्से में रशिया ने भी मना कर दिया कि ब्रिटिश एयरप्लेन्स नहीं आएंगे। ये आप समझिए, ये जो बात बताने के पीछे उद्देश्य है कि अगर समय पे मोदी जी हो, चाहे बाइडेन साहब हो, चाहे अपने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी बड़े नेता हो, अगर उन्होंने समय पे इसको नहीं संभाला तो ये वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से वर्ल्ड वॉर होती है। कर्नल साहब, लेकिन अमेरिका जितना एग्रेसिव मोड में आगे आ रहा था उतना ही पीछे हटा है, तो वो भी एक जी आज पीछे हट गया। लेकिन अब लगातार किसी का इंटरेस्ट लगातार, अब आप सोचिए, उन्होंने प्लेन बंद कर दिए, उन्होंने भी उनके प्लेन बंद कर दिए। अब आपने सैंक्शंस लगाए और उन्होंने कोई और बड़ा एक्शन ले लिया, फिर क्या होगा? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं 2-3 साल के अंदर फिर वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं का रूप लेती हैं। इसलिए लेकिन हम सब के लिए फक्र की बात यह है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत के जो नेतृत्व है, इसके पास सोल्यूशन है। और ये हमारे आपके सबके लिए, प्रेम कुमार जी के लिए फक्र की बात होनी चाहिए। इसको हमें बड़े तहे दिल से मानना चाहिए और खुश होना चाहिए कि पहली बार हम इस स्थिति में, नहीं तो हम तो पीछे की लाइन में खड़े होते थे, हमारे प्रधानमंत्री जाते थे पीछे की लाइन में चुपचाप दुबक के खड़े होते थे। जैसे एक कर्नल साहब सहमत होंगे, एक एचएल कमीशन से आया हुआ जो ऑफिसर बनता है, वो ऑफिसर की मैच में जिस तरह से खड़ा होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री खड़े होते थे जितनी भी बैठकें होती थी। कर्नल साहब सहमत हैं कि नहीं आप इस बात से? मैं नहीं मानूंगा, तो ऑफिसर है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट और राजेश जी आपसे ले लेता हूं मैं कि भारत पर कितना इसका व्यापारिक तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं सिपाही से ऑफिसर बना हूँ, तो इसका मतलब मैं ऑफिसर नहीं हूँ। ऑफिसर होता है, जनरली देखा है। मैं इस बात से सहमत नहीं होगा। ठीक है राजेश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाह रहा था कि व्यापार के हिसाब से देखें और नुकसान के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की आहट थी, जिस तरीके की स्थितियां बनी, आप भी कह रहे हैं कि कई ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति बन जाए। और इस वक्त गैस का जिक्र कर लें, तेल का जिक्र कर लें, भारत के लिए मुसीबत हो सकती है जो यूक्रेन में हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच। सर $100 क्रॉस कर गया है बैरल इसका पेट्रोलियम का। ये भी एक चिंता की बात है। ये भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। हमारे मार्केट्स पे असर आया है, फॉरेक्स के जो ट्रेड है उस पर असर आया है। बिल्कुल। और अगर समय पे नहीं सुलझा, क्योंकि देखिए हम बहुत 9.2 पे पहुंच गए थे, हम परसों नरसों की बात है, 9.2 पे हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो अगर समझिए 9.2 से 9 होती है तो हमारा तो बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम दुनिया में जो जिससे कहना चाहिए कि अब उस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को डिक्टेट कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा भी असर आएगा तो उससे पूरे देश के जो प्रोजेक्ट है, बहुत अभी जो गडकरी जी ने एक जो हैदराबाद और उज्जैन के बीच का एक वो दिया है हाईवे के लिए बोला है, अगर उस हाईवे को 18,000 करोड़ रुपए लगने, ऐसे कई हाईवे बनने, हमको दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी। ओके राजेश जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया, वक्त की बहुत कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े, प्रेम कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये स्थिति है कि एक तरफ रूस की ओर से यूक्रेन पर लगभग कब्जा है, जैसे कि जिक्र